हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सभी कुशल मंगल होंगे। मैं धर्मेंद्र आप सभी का अवधूत नगरी के डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज डेट है 9 अक्टूबर 2020, जैसा कि आप सब जानते हैं। और आज के सेशन को शुरू करने से पहले इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा इंट्रो देना चाहता हूं। अवधूत नगरी एक ऐसी संस्था है जहां पर आप ऑनलाइन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्री और मेंस की तैयारी कर सकते हैं, और साथ ही दिए हुए नंबरों पर हमें कॉल करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या फिर और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी दी हुई वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। किसी भी क्लास को ऑनलाइन यूट्यूब के जरिए भी आप देख सकते हैं, और एडमिशन के दौरान आप दिए हुए रेफरेंस कोड का यूज करके फीस डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो आइए आज का सेशन हम शुरू करते हैं 9 अक्टूबर 2020। आज के सेशन में जो पहला पेज है हमारा द हिंदू का, उस पेज में, और वैसे तो आज कोई ज्यादा आर्टिकल्स खास नहीं आए हैं, ठीक है, आज बहुत ही कम कंटेंट है, फिर भी उन चीजों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो है, Q2 रिकॉर्ड्स 107%, 107% सर्ज इन फ्रेश इन्वेस्टमेंट। यहाँ इसका मतलब ये है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, Q2 रिकॉर्ड है क्वार्टर 2 के अकॉर्डिंग। मतलब ये देखा गया है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा है। आपको पता है कोविड-19 चल रहा है, और कोविड-19 में क्या है, आपकी इकोनॉमी है जो एक तरह से बहुत डाउन हो गई थी। लेकिन उस डाउन होने के बावजूद भी जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट, अगर नई इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और जो लगभग मतलब इनकी बात की जाए तो 23,332 करोड़, ठीक है, और मतलब 35,771 करोड़ का हुआ है, और सबसे ज्यादा ये छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो जैसे कि लिखा है कि जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट हुआ है क्वार्टर ऑफ दिस ईयर राइजिंग 107% ओवर द फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर से मतलब इतना बढ़ गया है, जिसमें 2219 नए प्रोजेक्ट को सेटअप किए गए हैं, और जिनका इन्वेस्टमेंट जो था 2.19 लाख करोड़ का था, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया, ये इन्वेस्ट है, प्राइवेट सेक्टर ने जो इन्वेस्ट किया है वो लगभग मतलब प्रीवियस क्वार्टर से काफी ज्यादा, लॉकडाउन के बावजूद भी। और आपको पता है लॉकडाउन के बावजूद हमारी इकोनॉमी जो है लगभग 23.9% संकुचित हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, ठीक है। इस बावजूद भी सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है, और उसमें 114 प्रोजेक्ट लगे हैं जो कि 35,771 करोड़ के थे, ठीक है। तो ये आपका पहला आर्टिकल है पेज नंबर 1 से, जो कि एक तरह से इंपॉर्टेंट था कि इन्वेस्टमेंट अब की बार बढ़ी है हमारी, और वो भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट, जिसमें छत्तीसगढ़ सबसे आगे है, जो कि याद रखने वाले बात है, जो कि प्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला जो टॉपिक है हमारा ईपीसीए का, कोई खास टॉपिक नहीं है, एक कंट्रोलर का है। जैसे ईपीसीए होता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, एक ऐसी अथॉरिटी है जो पोल्यूशन कंट्रोल के रिगार्डिंग काम करती है। इसने क्या किया, दिल्ली और जो भी उसके नेबरिंग स्टेट है उन सब को कहा है कि भाई आप ग्रैब को फॉलो करो। ग्रैब क्या है, एक ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है। पोल्यूशन को कम करने के लिए एक प्लान बनाया गया है, तो उसी को ग्रैप नाम दिया जा रहा है। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी ने क्या किया है, दिल्ली को और नेबरिंग स्टेट्स को ये कहा है कि भाई एयर पोल्यूशन कंट्रोल को मेजर करने के लिए, जिसका बहुत कम है या काफी ना के बराबर है, कैटेगरी है जिनकी खराब है, वो क्या करेंगे, ग्रेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है 15 अक्टूबर से उस चीज को फॉलो अप करेंगे, ठीक है। और एक चीज और करेंगे, जो डीजल जनरेटर्स है जो भी, उनके यूज को बैन कर दिया जाएगा। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया जो कि आपके पेज नंबर फर्स्ट से ही था कोरिलेट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका ये आर्टिकल फर्स्ट पेज के फिनिश होते हैं। अब देखिए, आज मैंने जैसा कि आपको बताया, आज का सेशन वैसे भी छोटा होने वाला है, और आज कोई ज्यादा कंटेंट नहीं है। सेकंड पेज की बात करें तो सेकंड पेज पे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं है, ना थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ हमारा एडिटोरियल होता है। नाइन्थ पे भी कोई कंटेंट नहीं है। 10 11 12 13 14, हाँ 14 पे है कंटेंट। तो 14 पे कंटेंट क्या है, 14 पे जो आपका कंटेंट है वो है वर्ल्ड बैंक वाइडेंस जीडीपी के रिगार्डिंग है। इसमें देखिए क्या बताया गया है, इसमें आपको ये बताया गया है कि जो वर्ल्ड बैंक है, जो उसके अकॉर्डिंग जो जीडीपी है वो संकुचित हो गई है और घट गई है 9.6%। जीडीपी जो है वो संकुचित हो गई है, ठीक है, 9.6%, ये चीज बताया गया है। तो पोवर्टी जो है, जिसके कारण पोवर्टी है, गरीबी जो है वो बढ़ सकती है, ठीक है। तो उसमें हमें सुधार की जरूरत है, ताकि वायरस का इंपैक्ट इस पे ना पड़े, जो कोविड-19 चल रहा है उसका ज्यादा इंपैक्ट इस पे ना पड़े,
ठीक। तो इसमें जो वर्ल्ड बैंक है, अब आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक क्या है? एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो क्या प्रोवाइड करता है? लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और अथॉरिटी देता है पुअर कंट्रीज को ताकि उन्हें लोन मिल सके। किसके लिए? कैपिटल प्रोजेक्ट, ताकि वो सेटअप कर सके। दो प्रकार के इंस्टीट्यूट को ये कंपेराइज करता है, एक इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन, एक सॉरी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और सेकंड है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इन दो को ये कॉम्प्रोमाइज करता है, ठीक है। द वर्ल्ड बैंक जो है ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक हिस्सा है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक कंपोनेंट है, और मेन इसका जो गोल है पॉवर्टी को रिड्यूस करना, इसका मेन गोल बताया जा रहा है। और इसी पेज पर, पेज नंबर 14 पे एक और आर्टिकल है छोटा सा, उसमें क्या है इसके बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब भी नहीं किया, बस ये इसमें इतनी ही चीज है कि आपको पता है जैसे कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट हमारे देश में बढ़े हैं। अभी मैंने फर्स्ट पेज पे यही आर्टिकल आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा फ्रेश इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है, और उसके कारण सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहीं हुई है, और काफी प्रोजेक्ट भी उन्होंने सेटअप किए। इन सारी चीजों को देखते हुए पीएम मोदी जी ने क्या किया है, कैनेडियन को इन्वाइट किया है, ये इन्वाइट है गाइस, ठीक है, इनवाइट किया है कि भाई आओ आप लोग भारत में इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो ये टॉपिक, ये जो टाइटल है, बस इसमें यही बताया गया है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। अगले पेज की तरफ हम बढ़ते हैं। एडिटोरियल कंटेंट नहीं थे ज्यादा, अब डायरेक्ट हम एडिटोरियल पे आ गए हैं, जिसमें पहला जो एडिटोरियल है हमारा, स्क्रीजरिंग द डीएनए। डीएनए को मतलब काटना, काटोगे कैसे भाई, ठीक है। तो वो चीज है, देखिए सबसे पहले ये टॉपिक देने का या कंटेंट देने का या एडिटोरियल देने का इसका मकसद क्या है आपको पता है? जैसे कि जो हमारी डीएनए होती है, ठीक है, मतलब ड्राइंग थोड़ी खराब है, मान लीजिए ये आपकी डीएनए है, ये कुछ इस टाइप से बनेगी, ठीक है, ये गाइस नहीं है, ये वाली ड्राइंग नहीं है। तो अगर आपको पता है कोई बीमारी, जैसे मान लीजिए आपके है या आपके दादाजी के हैं, ठीक है, वो फिर आपके पापा के या फिर आपके, फिर इस टाइप से मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो बढ़ती जा रही है, वो पहले बड़ों के थी, फिर आपके पापा के, फिर आपके हो गई, फिर कल को आपके बच्चे को भी वो सेम बीमारी होती जाती है। तो ये क्या है, एक मतलब यानी कि डीएनए के कारण होता है, फैमिली कहते हैं ना कि भाई फैमिली दर फैमिली बढ़ता जा रही है, इनके परिवार की पुरानी बीमारी है, ठीक है। तो वो किसके कारण होता है? डीएनए के कारण होता है। और वो डीएनए क्या करता है? तो वो जो डीएनए के बताया गया, उसी डीएनए को, उस बीमारी को दूर करने के लिए ही डीएनए को, ठीक है, एक मिनट, तो डीएनए को सीजर करने के बारे में बताया गया है, ठीक है। और सबसे मेन इसमें क्या है आपको बता दिया जाए, इसी रिगार्डिंग, इसी रिगार्डिंग केमिस्ट्री नोबेल जो पुरस्कार मिला है, दो लेडीज को मिला है, दो वुमेन को दिया गया है, जिनका नाम जो है एमिनुएले कारपेंटी और जेनिफायर ए डोडाना, ठीक है, ये इनके नाम है। इसी के कारण, इसकी खोज के कारण, ये इन चीजों के इन्वेंशन के कारण ही, ठीक है, या इनके बारे में खोज जांच पड़ताल करने के कारण और वेरीफाई करने के कारण इन लोगों को, इन दो वुमेन को केमिस्ट्री नोबेल अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो मैं जैसे बता रहा हूं, मान लीजिए आपका डीएनए है ये, ठीक है, और आपके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस पार्ट में आपके कोई प्रॉब्लम है, तो इस पार्ट को काट के यहां से हटा दिया जाएगा, और इसी जगह आपका दूसरा पार्ट, मतलब यानी कि दूसरा डीएनए यहां पर सेट कर दिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा। तो जो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं या डीएनए रिलेटेड जो आपकी बीमारियां हैं, वो फिर दूर हो जाएगी, वो फिर नहीं होगी, ठीक है। तो इस मामले में मैंने अभी बताया कि नोबेल पुरस्कार दिया गया है, दो वुमेन है, ठीक है, इन्हें। जो आपके कारपेंटायर है, ये 51 साल की लेडीज हैं, और प्रोफेसर जो डोडना है वो 56 साल की है, और छठे और सातवें वुमेन है जिन्होंने ये नोबेल प्राइज पुरस्कार को हासिल किया है केमिस्ट्री के अंदर। और फर्स्ट टाइम एक नोबेल साइंस प्राइज जो है, मतलब यानी कि गोज टू ए वुमन ओनली, केवल औरत को जा रहा है फर्स्ट टाइम। ये चीज आप लोग याद रखना कि मतलब वुमेन की टीम को, ये नहीं एक औरत को, पूरी टीम की बात करें, दो लेडीज इन्होंने टीम के रूप में काम किया, तो वुमेन की टीम को जा रहा है, एक तरह से ये बताया गया है। अगला देखिए नोबेल साइंस, क्योंकि देखिए
अब प्रोफेसर कारपेंटियर, जो प्रोफेसर कारपेंटियर है वो बताते हैं, एक रिपोर्ट उन्होंने किया, ठीक है, एज ए साइंटिस्ट की तरह की, फर्स्ट बट होप द प्राइज वुड प्रोवाइड, कि कभी उन्हें मतलब यानी कि कभी ना कभी उन्हें प्राइज तो मिलेगा ही, ठीक है। और ये जो है मतलब यानी कि ये जो उनकी बातें हैं वो जो आजकल की यंगेस्ट गर्ल्स है उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि भाई कभी हार नहीं माननी चाहिए, जो आपने सोचा है वो करके दिखाओ, ठीक है। जब वो रिसर्च कर रही थी तो, और उस समय रिसर्चिंग कर रही थी वो हार्मफुल बैक्टीरिया की, जो कॉमन हार्मफुल बैक्टीरिया उनके बारे में रिसर्च कर रही थी। तो प्रोफेसर कारपेंटियर डिस्कवर कर दिया एक मतलब अननोन मॉलिक्यूल पार्ट की, बैक्टीरिया के एक अननोन मॉलिक्यूल पार्ट की डिस्कवर करती है जिसका इम्यूनो सिस्टम पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और जो डेट डिसार्म वायरसेस बाय स्निपिंग ऑफ पार्ट ऑफ देयर डीएनए, जो क्या करता है मतलब इनके डीएनए के उस पार्ट पे डिसार्म कर देता है वायरसेस को। तो जब उन्होंने अपनी रिसर्च को फर्स्ट टाइम मतलब इनकी पब्लिश किया 2011 के अंदर, तो उस समय फिर प्रोफेसर कारपेंटियर जो थे उन्होंने मतलब इनकी डॉडना के साथ काम किया और फिर से रिक्रिएट किया बैक्टीरिया के जेनेटिक सीजर को, ठीक है, और सिंप्लीफाई किया उस टूल को, और काफी ये आसान लगा, और फिर उन्होंने इस दूसरे जेनेटिक मटेरियल पे इसे अप्लाई कर दिया, जो कि उनका ये सक्सेसफुल रहा। तो इस हिसाब से इनके इस कार्य के कारण ही इन्हें केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज अवार्ड इन्हें दिया गया है और उसके द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये टॉपिक अपना यहाँ पे फिनिश होता है। आइए नेक्स्ट आर्टिकल्स की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो आर्टिकल है आपका गाइज वो है सीबीआई मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के बारे में। सीबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है, ये आर्टिकल्स हमारा पहले भी आ चुका है, जैसा कि मैं इसके बारे में भी बता चुका हूं कि 3 लोगों को मतलब 3 मेंबर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, वही सेम चीज है। तो इसमें भी आपको जो इंपॉर्टेंट है वही चीज है, उन तीनों के नाम, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं या क्या है उनकी पोजिशन उसके बारे में। तो देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अवॉइडेबल अनसर्टेनिटी, इसका मतलब ये है कि मतलब कुछ कमियां हैं जो इसे अवॉइड किया जाना चाहिए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल रिलीज इट्स थर्ड बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2021 ऑन 9 अक्टूबर इंस्टेड ऑफ अक्टूबर 1। देखो 9 अक्टूबर को इन्होंने अपनी मंथली पॉलिसी सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट रिलीज की है, जो कि होनी कब थी, 1 अक्टूबर को, जो कि काफी लेट है, ठीक है। द टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट फर्स्ट सेट ऑफ द एमपीसी नॉमिनी, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के नॉमिनी है, वुड एक्सपायर एट द एंड ऑफ द अगस्त, जो कि अगस्त में मतलब यानी कि उनके कहने का जो होता है टाइम पीरियड वो खत्म हो चुका था काम करने का, ठीक है। और जब उन्हें नॉमिनेट किया जाता है तो वो 4 सालों के लिए नॉमिनेट किया जाता है, ये बताया गया है। और जो न्यू मेंबर्स है, ठीक है, जो कि आशिमा गोयल जी है, फिशल और मॉनेटरी पॉलिसी के इंटरप्ले के रूप में काम कर रही है, और इन्होंने और एक शशांका बेडे है, ठीक है, फॉर्मर एसबीआई मेंबर है ये, और फाइनेंशियल मार्केट स्कॉलर है, और तीसरे जो है जयंत आर वर्मा जी है, ठीक। तो ये सारे क्या है, इन तीनों को यहाँ पे न्यू मेंबर जो है अपॉइंट किया है मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग, याद रखें इन चीजों को। और जो लास्ट के 2 आरबीआई डिप्टी गवर्नर थे उनकी वैकेंसी जो है वो फुलफिल हुई थी, कब, प्रोटेक्टेड गैप ऑफ अबाउट 6 मंथ्स, 6 महीने के अपॉइंटमेंट के प्रोसेस के द्वारा। और तो इसमें यही सारी चीजें मतलब बताई गई, कोई खास नहीं है इसमें भी, मेन तो आपको वही मैंने बता दिया, जो अपॉइंट हुए हैं उन तीनों के नाम और वो क्या है, आपको ये चीज ध्यान रखना है मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो एडिटोरियल है उसमें क्या बताया गया है, कीपिंग विजिल इवन ड्यूरिंग अनयूजुअल टाइम्स। देखिए एक्चुअली है ये क्या, कैग के रिगार्डिंग इस आर्टिकल में बात की गई है। कैग, कैग का काम क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, वो सारी चीजें, और कुछ भी इसमें आपको नहीं देखना है। तो कैग के बारे में, कैग के बारे में आपके पॉलिटी में लक्ष्मीकांत जी की बुक है उसमें भी काफी डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है, और यहां भी मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बताने जा रहा हूं, तो कृपया ध्यान से सुनिए। देखिए कैग क्या है, कम जो आपका एक ऑडिट जर्नल ऑफ इंडिया, मतलब यानी कि बही खाता जो अपने पूरे देश का जो होता है उसके देखने का, जांच पड़ताल का जो कार्य करता है वो कैग करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिट जर्नल ऑफ इंडिया, इसके द्वारा किया जाता है। ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि स्टैब्लिश्ड बाय आर्टिकल 148, अनुच्छेद 148 के तहत स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है, और विच ऑडिट्स ऑल रिसिप्ट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय सरकार के जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, खर्चे वर्चे होते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं, उनकी बॉडीज का, ऑथोरिटीज का जो भी, तो वो सारी चीजों को ये कौन देखता है, कौन कंट्रोल करता है, कैग,
ठीक है। The reports of the CAG are laid in the parliament legislature and taken into the consideration by the public account committee and committee on the public undertaking COPUs, which are special committees in the parliament of India and the state legislature. The CAG is also the head of the Indian audit account department. देखिए मेनली चीज इसमें ये क्या बताई गई है, मैं आपको बता देता हूँ। जो CAG के बारे में ये बताया गया है कि CAG जो है, ठीक है, कंसिडरेशन के लिए पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा कंसिडर करता है पार्लियामेंट के अंदर, और पब्लिक अंडरटेकिंग जो कमेटी है उसके द्वारा कंसिडर करवाता है, जो कि एक स्पेशल कमेटी होती है पार्लियामेंट की और स्टेट लेजिस्लेचर की। और जो कैग है इंडियन ऑडिट अकाउंट का हेड है, इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड है, जो मैनेज करता है सारे इंडियन ऑडिट और अकाउंट सर्विस, ठीक है। और इसके में टोटल जो एम्प्लॉयज की बात करें 43,576 एम्प्लॉयज है पूरे देश में कैग के रिगार्डिंग, याद रखिए इस चीज को, 43,576। और कैग जो है भारतीय संविधान में मेंशन जो किया गया है इसके बारे में, वो अनुच्छेद 148 से लेके 151 के तहत किया गया, 148 टू 151 आर्टिकल के तहत, ठीक है। और कैग की जो रैंक है वो 9th है, और सेम स्टेटस को सुप्रीम कोर्ट के, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जो ये जज है, ठीक है, बिल्कुल सेम उसी की तरह इसका भी स्टेटस है। और आगे कह रहा था करंट कैग ऑफ इंडिया इज राजीव महर्षि। जो करंट के कैग के जो हैं वो कौन है, राजीव महर्षि जी हैं, हु अज्यूम्ड ऑफिस ऑन 25 सितंबर 2017। जो कब आए थे, मतलब जिनकी अपॉइंटमेंट 25 सितंबर 2017 को हुई थी, और 13वें कैग थे, 13वें कैग है वो इंडिया के, भारत के, ठीक है। इनकी अब अपॉइंटमेंट के प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि इनकी अपॉइंटमेंट जो होती है वो कैसे होती है कैग के रिगार्डिंग। तो देखिए अपॉइंटमेंट के लिए क्या किया जाता है, द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखिए प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें चुना जाता है, मतलब अपॉइंट किया जाता है, और किसकी रिकमेंडेशन से, प्राइम मिनिस्टर साहब की रिकमेंडेशन से। ऑन अपॉइंटमेंट ही और सी टू मेक एन ऑथ और अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने ये क्या करते हैं, एक शपथ लेते हैं, कैग जो है वो शपथ लेते हैं। और कैग कैन बी रिमूव्ड ओनली एन एड्रेस फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रूड मिसबिहेवियर ऑफ इनकैपेसिटी। कैग जो है आपका कब रिमूव किया जा सकता है, मतलब नहीं कि जब इनकैपेसिटी वो प्रूव हो जाए, ठीक है। और कब, दोनों हाउसेज में, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर। इस हिसाब से ये आपके कैग की डिटेल यहां पर फिनिश होती है। अब अगला जो है आपका आर्टिकल वो है विनिंग बैक ट्रस्ट इन वैकेंसीज, सॉरी वैक्सीन्स, विनिंग बैक ट्रस्ट इन वैक्सीन्स। इसमें क्या बताया गया है आपका, तो इसमें है विनिंग बैक ट्रस्ट इन वैक्सीन्स, मतलब इनकी वैक्सीन के रिगार्डिंग जो विश्वास था, उस विश्वास को धीरे धीरे फिर से जीतने की कोशिश की जा रही है। हुआ क्या था एक्चुअली, यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप जी थे, उन्होंने पहले तो ये कमिटमेंट कर दी कि भाई इलेक्शन आपको पता होने वाले थे वहां पे, ठीक है, और कि इलेक्शन से पहले आपके अक्टूबर नवंबर तक क्या होगा, ये आपके जो इसकी वैक्सीन है वो वैक्सीन रिलीज हो जाएगी, वैक्सीन बन जाएगी, आपको वैक्सीन प्रोवाइड कर दी जाएगी कोविड-19 की, ठीक है। लेकिन जो एफडीए है, एफडीए मतलब नहीं कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो एफडीए डिपार्टमेंट है, उसने क्या कर दिया, इनकी इस पॉसिबिलिटी को डैश्ड कर दिया, नकार दिया कि भाई नहीं ये इम्पॉसिबल है। क्यों नकार दिया, उन्होंने कहा कि भाई अगर वैक्सीन बनती है, अगर वैक्सीन बनती है तो कम से कम बनने के बाद, मतलब नहीं कि अगर मान लो फाइनल क्लिनिकल इसका ट्रायल अप्रूव हो जाता है, फाइनल स्टेज जो इसका क्लियर हो जाता है, तो लगभग 2 महीने तो इसे बनाने में लग जाएगा, 2 महीने इसे बनाने में लग जाएगा। साफ साफ यहाँ पे लिखा भी है कि 2 मंथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फुल वैक्सीनेशन, ठीक है, जब कंप्लीट हो जाएगी तो 2 मंथ तो इसे बनाने में लग जाएगा, और फिर उसके बाद पीपल तक, लोगों तक पहुंचाने में इसे और टाइम लग सकता है। तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल टिल नवंबर और अक्टूबर, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। तो ये चीज इसमें बताई गई है। एफडीओ जो ये कह रही है कोविड-19 के रिगार्डिंग जो वैक्सीन है वो, मतलब उसके बारे में यही बताया जा रहा है। अब उन्होंने क्या कहा है कि जो भाई एफडीए है आप लोगों के लिए एक अच्छी क्वालिटी की, सेफ्टी वाला और एफिशिएंसी के लिए एक ऐसी वैक्सीन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मतलब वो विश्वास, उस विश्वास को वापस जो उन्होंने खो दिया, उस विश्वास को वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इस आर्टिकल में बस इतना ही है जो इंपॉर्टेंट आपके लिए, एफडीए क्या कहता है, एफडीए का स्टेटमेंट क्या है, और विश्वास उन्होंने कैसे खो दिया, ये चीज है। अब यहाँ के आज का द हिंदू का जो आर्टिकल्स था हमारे, द हिंदू के जो एडिटोरियल है वो फिनिश होते हैं।
आगे हम चलते हैं कुछ अदर रिसोर्सेज से जो अलग आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वो भी एक कन्वेंशन होता है, ऑल इंडिया रेडियो का है ये, ऑल इंडिया रेडियो से ये आपका आर्टिकल लिया गया है। एक कन्वेंशन है, वो कन्वेंशन किस रिगार्डिंग है, ठीक है, प्रिसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, पीओपी के रिगार्डिंग, ठीक है। इस कन्वेंशन में क्या है, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द रेटिफिकेशन ऑफ 7 केमिकल्स लिस्टेड, 7 केमिकल को उन्होंने लिस्ट किया जो कि स्टॉकहोम कन्वेंशन या परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के बारे में बताया जिसमें, ठीक है। वो 7 कौन कौन से हैं, एक तो क्लोरिडिकॉन, एक हेक्सा ब्रोमोफिनाइल, एक हेक्सा ब्रोमोमोडिफिनाइल ईथर, और एक हेप्टा ब्रोमोडिफिनाइल ईथर, और एक टेट्रा ब्रोमोडिफिनाइल ईथर, एक पेंट्रा ब्रोमोडिफिनाइल ईथर, एक पेंटाक्लोरोबेंजीन, एक हेक्सा ब्रोमोसाइक्लोडोट की सॉरी हेक्सा ब्रोमोसाइक्लोडोकेन और हेक्सा क्लोरोब्यूटेडाइन, ठीक है। ये वो 7 केमिकल्स है जिनके लिए रेटिफिकेशन के लिए उन्होंने लिस्टिंग की है, ठीक है। और जो रेटिफिकेशन प्रोसेस है वुड बी इनेबल इन इंडिया, भारत में भी इनेबल कर दिया जाएगा टू एक्सेस ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, जीईएफ को एक्सेसिबल करने के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज अपडेटिंग द नेशनल इंप्लीमेंट प्लान, और जल्द ही एनआईपी को भी अपडेट किया जाएगा नेशनल इंप्लीमेंट प्लान, ठीक है। कैबिनेट फर्दर डिलीगेटेड इट्स पावर टू रेटिफाई द केमिकल्स अंडर द स्टॉकहोम कन्वेंशन टू यूनियन मिनिस्टर, जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ है यूनियन मिनिस्टर के साथ में एक्सटर्नल अफेयर एंड एनवायरमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल अफेयर एंड एनवायरमेंट के मिनिस्टर के साथ जो इनकी स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई है जिसमें पीओपी को रेगुलेट करने के बारे में बताया है, तो उसी के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए स्टॉकहोम कन्वेंशन है क्या। स्टॉकहोम कन्वेंशन एक ऐसी कन्वेंशन है, मतलब एक ऐसी ट्रीटी है, ग्लोबली ट्रीटी है, ठीक है, जो आदमी के जो प्रोटेक्ट करती है हेल्थ और एनवायरनमेंट को, किससे, पोल्यूटेंट से, परसिस्टेंट पोल्यूटेंट से जो प्रोटेक्ट करती है, और ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस है जो एनवायरनमेंट में प्रेजिस्ट कर रहे हैं और बायो एक्यूमुलेट कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और उनकी जो प्रॉपर्टी है एनवायरनमेंट उनकी जो प्रॉपर्टी है एनवायरनमेंट की वो लॉन्ग रेंज है, ठीक है। पीओपी का एक्सपोजर, अगर मान लीजिए पीओपी बढ़ जाता है, ऐसे ही पीओपी बढ़ता रहा, मतलब ये पोल्यूटेंट जो है ये बढ़ते रहे, तो ये कैंसर का भी कारण बन सकते हैं, नर्वस सिस्टम को डैमेज करने का भी कारण बन सकते हैं, और कई प्रकार के इसके द्वारा इम्यूनो सिस्टम से संबंधित रोग भी हो सकते हैं, और रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर भी ये पैदा कर सकता है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि पीओपी का क्या क्या नुकसान है। इंडिया ने रेटिफाइड किया है स्टॉकहोम कन्वेंशन इन 2006, 2006 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, जिसमें ये बताया गया था द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट के जो मिनिस्ट्री थे उन्होंने नोटिफाई किया था कि रेगुलेशन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन रूल अंडर 1218 अंडर द प्रोविजन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, मतलब यानी कि 2018 के जो रूल्स के अकॉर्डिंग जो एक्ट है 1986 का प्रोटेक्शन का, उसके तहत ये स्टॉकहोम कन्वेंशन करवाया गया था। तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होती है रिगार्डिंग टू द स्टॉकहोम कन्वेंशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिगार्डिंग द ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अगले आर्टिकल्स की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो आर्टिकल्स है हमारा, कस्तूरी कॉटन, जो कि पीआईबी से लिया गया है, ये आर्टिकल हमारा पीआईबी से लिया गया है, ठीक है। कस्तूरी कॉटन, कस्तूरी कॉटन क्या है, एक्चुअली यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल ने एक लॉन्च किया है फर्स्ट ब्रांड और लोगो इंडियन कॉटन का। यार ये इंडियन की स्पेलिंग कैसे टाइप कर देते हैं ये लोग, इंडियन, ठीक है। और किस दिन लॉन्च किया, सेकंड वर्ल्ड कॉटन डे के ऊपर, जो कि कब होता है हमारा, आप लोग बताइए कब होता है भाई, कोई बताएगा, आप लोग कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कमेंट कर देना आप लोग, कमेंट के द्वारा 7 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को। तो इसी चीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसमें सबसे पहले तो कि इंडिया का जो कॉटन है, इंडिया का जो प्रीमियम कॉटन है वुड बी नॉन एज द कस्तूरी कॉटन, वुड बी नॉन एज द कस्तूरी कॉटन, जो प्रीमियम कॉटन को ही कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाता है वर्ल्ड कॉटन ट्रेड में, ठीक है। और कस्तूरी कॉटन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, सफेदी, चमकीलापन, सॉफ्टनेस, प्योरिटी, लसा, यूनिकनेस और इंडियनेस, मतलब इन सारी चीजों को वो रिप्रेजेंट करेगा।
सबसे इंपॉर्टेंट इन्फो तो ये है कि कॉटन जो है एक ऐसा कॉमर्शियल क्रॉप्स है भारत का, ठीक है, जो लगभग 6 मिलियन लोगों को, 6 मिलियन किसान के को ये बेनिफिट पहुंचाता है, उनके जीवन का सहारा है, ठीक है। और जो इंडिया है दूसरा लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर देश है और सबसे बड़ा कंज्यूमर, मतलब उपभोग करने वाला भी है, खुद का सबसे बड़ा देश है। एक चीज इसमें और बताई गई है कि इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 6 मिलियन टन्स कॉटन एवरी ईयर। हर साल 6 मिलियन टन कॉटन ये प्रोड्यूस करता है और लगभग जो पूरे देश का 23% कॉटन है। और इंडिया जो प्रोड्यूस करता है 51% टोटल ऑर्गेनिक कॉटन प्रोड्यूस करता है पूरे संसार के उत्पादन का, जो क्या करता है इंडिया की सस्टेनेबिलिटी को दिखा रहा है, शो कर रहा है, ठीक है, या सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है भारत को। एक मोबाइल ऐप भी इस रिगार्डिंग जारी किया गया कोट एली के नाम से, जो कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है और जो क्या कर रहा है क्रॉप की सिचुएशन और बेस्ट फार्म प्रैक्टिस के बारे में इंट्रोड्यूस करता है टू द फार्मर्स। तो ये था आपका कॉटन कस्तूरी या कस्तूरी कॉटन, ठीक है। ये भी आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए पीआईबी से आपको लेके यहाँ पर बता दिया गया है। अगले आर्टिकल्स की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो आर्टिकल्स है, कंट्री लार्जेस्ट लेंडर स्टेट ऑफ बैंक इंडिया, लिव मिंट के द्वारा ये लिया गया। लाइव मिंट जानते होंगे, लाइव मिंट क्या है, ये भी एक प्रकार के न्यूज़पेपर है जो कि यूपीएससी या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के रिगार्डिंग से आर्टिकल्स को लेके आता है। तो इसके अंदर बताया गया है कि दिनेश कुमार मिश्रा जी है, दिनेश कुमार मिश्रा जी को नया चेयरमैन बनाया गया भारत के सबसे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक लैंडर के रूप में है, ठीक है। तो मिस्टर पहले दिनेश कुमार मिश्रा जी ने बताया है कि मिस्टर खरा ने, ठीक है, मिस्टर खारा है, उन्होंने रजनीश जी से ये चार्ज ले लिया है और मिस्टर खारा जो है वो अपॉइंट हुए एसबीआई के चेयरमैन फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर, 3 सालों के लिए, ऑन अगस्त 28। बैंक बोर्ड ब्यूरो, देखिए क्या बताया गया है कि 28 अगस्त को बैंक बोर्ड ब्यूरो ने एक अपॉइंटमेंट रिकमेंड किया, ठीक है, दिनेश कुमार खारा जी को लेकर, किसके लिए, चेयरमैन ऑफ एसबीआई, एसबीआई के चेयरमैन के पद के लिए, ठीक है। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन मर्जिंग 5 एसोसिएट बैंक, और 5 एसोसिएट बैंक को उन्होंने मर्ज किया है, भारतीय महिला बैंक और भारतीय महिला बैंक को, विद एसबीआई, एसबीआई के साथ, जो कि 2017 अप्रैल 2017 से इफेक्टिव हुआ था। और बताया जा रहा है कि एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है पब्लिक सेक्टर बैंक का, उसका मुंबई में है, मल्टीनेशनल है ये, ठीक है। और इसके बारे में अब मेन तथ्य आता है कि भाई बार बार एसबीआई एसबीआई एसबीआई, तो थोड़ा एसबीआई के बारे में भी जान लेते हैं कि एसबीआई है क्या, ये नाम कैसे पड़ा, उन चीजों को थोड़ा हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो एसबीआई क्या है, एसबीआई आपको पता है एक बैंक है, और एसबीआई का नाम ऐसे नहीं पड़ा। सबसे पहले 19वीं शताब्दी के अंदर में बैंक ऑफ कलकत्ता का कलकत्ता में 1806 में स्थापना हुई, बैंक ऑफ कलकत्ता। उसके 3 साल बाद हुआ क्या, इसे रीडिजाइन किया गया और बैंक ऑफ बंगाल बना दिया गया 1809 के अंदर, ठीक है। और बैंक ऑफ बंगाल से फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे बना, और फिर उसके बाद 1843 में, सॉरी, बैंक ऑफ बॉम्बे जो कि 1840 में बना था, और बैंक ऑफ मद्रास जो कि 1843 में बना था, इन्होंने बैंक ऑफ बंगाल का फॉलो करना शुरू कर दिया, और तीनों बैंक मिलकर इन्होंने एक इंपेरियल बैंक बनाया, ठीक है, जो कि 1921 में जिसका नाम पड़ा इंपेरियल बैंक। और ये इंपेरियल बैंक ही आगे जाके, ठीक है, आरबीआई ने क्या किया, इसे बैंक ऑफ इंडिया बना दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1 जुलाई 1955 को। याद रखिए 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक का मतलब स्टैब्लिशमेंट एक तरह से हुआ था, इंपेरियल बैंक टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये चीजें थी आपके स्टेट बैंक के बारे में जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती थी, ठीक है। और इस हिसाब से जो है लगभग आपके आर्टिकल्स जो है यहाँ पर खत्म होते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको लेटेस्ट और नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर ही मिलती रहेगी। और इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अवधूत नगरी से जुड़ सकते हैं, जिसके जो लिंक है या जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है, जहां से आप डायरेक्ट देख सकते हैं और हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।